हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी की सेकंड बुक का चैप्टर सेकंड मानव बस्तियों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक लेकर बैठे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाए और पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव बस्ती का अर्थ। मानव बस्ती वह स्थान है जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, जो स्थान जहाँ पे सब मानव मिलजुल के रहते हैं, जहाँ कई घर एक साथ बने होते हैं, काफ़ी सारे घर बने होते हैं और उनमें परिवार रहते हैं, उसे मानव बस्ती कहते हैं। जैसे कोई बस्ती है, यहाँ पे घर है और घरों में परिवार है, सबों के, है ना, सबों के अपने अपने परिवार है, उसे ही मानव बस्ती कहते हैं। मतलब सिंपल सा अर्थ ये है कि जो बस्ती जहाँ पे मानव रहते हैं उसे मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती में लोगों के रहने, खाने, कमाने, काम करने और पढ़ने की व्यवस्था होती है। कौन कौन सी व्यवस्था है मानव बस्ती में? रहने मतलब रोजगार वगैरह होगा, काम करने, है ना, व्यवसाय वगैरह, या आप जो भी काम करते हो, पढ़ने की व्यवस्था, स्कूल्स वगैरह होती है। ठीक है, मानव बस्ती छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे छोटा हो गया तो गांव हो सकता है, कोई बड़ा हो गया तो जैसे शहर। ठीक है, मानव बस्ती में सड़क, पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं भी होती हैं। अब मानव कहाँ पे बसना ज़्यादा पसंद करते हैं? जहाँ पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें हो। ठीक है, अगर कहीं पे बिजली की इतनी सुविधाएं नहीं है तो मानव वहाँ नहीं बसना चाहेगा। ठीक है, जहाँ पे सड़क ऐसी ही है, टेढ़ी मेढ़ी, या सड़क टूटी फूटी, वहाँ पे मानव नहीं बसना चाहेगा। ठीक है, ताकि लोग आराम से जीवन जी सके। सरल शब्दों में, जहाँ इंसान अपने घर बनाकर स्थायी रूप से रहते हैं। स्थायी मतलब टिक के, जैसे होता है ना कि हम 10-15 साल से रह रहे हैं, वैसे ही वही मानव बस्ती कहलाती है। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव बस्ती के आकार और प्रकार। बस्ती का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कितने लोग हैं। बस्ती उतनी ही बड़ी होती है जितने लोग होते हैं। ठीक है, जहाँ कम लोग रहते हैं वह छोटी बस्ती हो गई। जहाँ कम, जैसे मतलब 100-200 लोग रह रहे हैं, वो छोटी बस्ती हो गई। जहाँ घर कम है, यहाँ पे घर कम है। ठीक है, और बड़ी बस्ती ये, ठीक है, यहाँ पर मानो 500 लोग रहते हैं, मतलब 500 घर हो गए। ठीक है, छोटी बस्तियों को गाँव कहा जाता है। जहाँ छोटी बस्तियाँ होती है वहाँ गाँव कहा जाता है। जहाँ घर कम होते हैं, दूर दूर हो गए और घर कम होगी, और लोग खेती या छोटे काम करते हैं। खेती, छोटे काम मतलब, क्योंकि खेती से उतनी आय वगैरह नहीं मिल पाती है ना। बड़ी बस्तियों को शहर या महानगर कहा जाता है। क्योंकि बड़ी बस्तियों को शहर क्यों कहा जाता है? सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो शहर में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शहर में सबसे ज़्यादा सुख सुविधा है। ठीक है, इसलिए बड़ी बस्तियों को शहर या महानगर कहा जाता है, जहाँ बहुत अधिक काफ़ी घर होते हैं, अच्छी सड़क होती है, बड़ी इमारतें होती हैं। बस्तियाँ प्रकार के आधार पर ग्रामीण और शहरी होती है, कि मतलब गाँव होगा या फिर शहर होगा। ग्रामीण बस्ती गाँव होती है और शहरी बस्ती शहर होती है। ठीक है, दिल्ली वगैरह ये सब शहर है। उत्तर प्रदेश में गाँव वगैरह जो होते हैं, एमपी वगैरह, ये सब गाँव है। कुछ बस्तियां पहाड़ों, जंगलों, जैसे उत्तराखंड, उत्तरांचल वगैरह साइड, जंगलों, नदियों के पास बसती है। कुछ बस्तियां कहाँ बस रही है? पहाड़ों के साइड, उत्तराखंड वाले, जम्मू कश्मीर वाले। इसलिए उनके आकार और प्रकार में अंतर दिखाई देता है। उनके आकार, क्योंकि अब ऊपर की साइड जाओ जहाँ जंगल है, या आप जहाँ पहाड़ है, वहाँ के जो घर होते हैं वो अलग होते हैं और शहर के घर अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए उनमें आकार और प्रकार में अंतर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार बस्ती का आकार जनसंख्या पर निर्भर करता है। बस्ती का आकार किस पर निर्भर करता है? जनसंख्या। जनसंख्या मतलब जन मतलब संख्या तो मतलब गिनती, और जन मतलब लोग, कि कितने लोग रहते हैं। ठीक है, जन मतलब लोग, जनसंख्या पर निर्भर करता है। और उसके प्रकार गांव, कस्बा, शहर या महानगर हो सकते हैं। अब उसी के हिसाब से ही होता है। जैसे कम लोग हैं, है ना, तो गांव, क्योंकि गांव में कम लोग ही निवास करना पसंद करते हैं। गांव के लोग भी ज़्यादातर शहर में आना पसंद करते हैं, क्योंकि शहर में अच्छी सुख सुविधा है। शहर, महानगर, जहाँ ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं। महानगर बहुत बड़ा शहर होता है जहाँ लाखों लोग रहते हैं। महानगर क्या है? बहुत बड़ा शहर है जहाँ लाखों लोग रह रहे हैं। ठीक है, यातायात, उद्योग, बड़े कार्यालय होते हैं। कार्यालय मतलब न्यायालय वगैरह जो होते हैं। ठीक है, और उद्योग वगैरह, फैक्ट्री वगैरह काफ़ी होती है। अब फैक्ट्री वगैरह होगी तो रोजगार भी होगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं।
बस्तियां बसावट के आधार पर संघन और विरल भी होती है। बस्तियां बसावट की कैसी बसावट है वहाँ पे, उससे सघन और विरल भी होते हैं। सघन बस्ती मतलब घर पास पास होते हैं, जैसे ये जगह यहाँ पे घर पास पास है, ठीक है, पास पास कर लो। और विरल मतलब जहाँ घर घर दूर दूर है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। बस्ती का आकार और प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के रोजगार, एक मिनट, बस्ती का जो आकार है वो, बस्ती का आकार और जो प्रकार होता है वो प्राकृतिक संसाधन कि वहाँ के जो प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं, जैसे पर्यावरण वगैरह जो होता है, पेड़ पौधे, ये इस टाइप में, ठीक है। रोजगार के अवसर की वहाँ पे कैसा रोजगार है, और परिवहन की सुविधा पर निर्भर करता है कि जैसे मानिए यहाँ हॉस्पिटल है, ठीक है, और यहाँ आपका घर है तो काफ़ी दूर है, तो अगर कोई बहुत तेज बीमार हो गया तो वो यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स वगैरह दूर है, स्कूल्स वगैरह दूर है ना, तो वहाँ पर लोग इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाते, इसलिए बहुत लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शहर में क्या होता है कि यहाँ हॉस्पिटल है तो यहीं घर है, पास पास चीज़ें होती है, जैसे ज़्यादा होते हैं। रोजगार के अवसर, फैक्ट्रियाँ वगैरह जहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा चीज़ें, जहाँ स्कूल्स वगैरह अच्छे होंगे, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ग्रामीण व बस्तियों का प्रकार। गुच्छित बस्ती, अब हम इसका प्रकार देखेंगे। इसमें गुच्छित है, अर्धगुच्छित है, पल्ली है, नगरीय है और परिक्षिप्त है। एक ग्रामीण बस्ती मतलब जो गाँवों की जो बस्तियाँ होती है, वो गाँवों की बस्तियाँ कैसी कैसी वो हम पढ़ेंगे, ये एग्जाम में आता है। एक मिनट, एग्जाम में आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुच्छित बस्ती वह बस्ती होती है जिसमें घर एक स्थान पर पास पास बने होते हैं, यहाँ यहाँ घर ही घर है, ठीक है। लोग मिलकर एक समूह में रहते हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, मिलकर एक समूह में रह रहे हैं। और खेत गांव के बाहर होते हैं, खेत जो है ये जैसे गांव है, गांव के बाहर यहाँ पे खेत है। ऐसी बस्ती सुरक्षित सामाजिक रूप से जुड़ी होती है। सामाजिक रूप से जुड़ना मतलब कि समाज में बनाकर चलना, ठीक है। आप गाँवों में देखते होंगे कि आसपास से सबों की बनती है, किसी के घर में अगर कुछ हो गया तो पड़ोसी ही बता देगा कि ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। तो आसपास से एक तो बनाकर चलते हैं, एक समूह, लोग मिलकर एक समूह में रहते हैं कि काफ़ी मेल मिलाप होता है। और कुछ जो खेत है वो बाहर होता है और घर पास पास होता है। अर्धगुच्छित बस्ती क्या है? अर्धगुच्छित बस्ती वह होती है जिसमें कुछ, एक मिनट, जिसमें कुछ घर पास पास समूह में होते हैं और कुछ घर उनसे थोड़ी दूरी पर बने होते हैं। कि देखिए कहाँ पे बनाऊँ, ये है, यहाँ पे कुछ पास पास है और कुछ थोड़े दूर पे घर है। ये बस्ती पूरी तरह संघर भी नहीं होती, संघर मतलब पास पास, और पूरी तरह बिखरे भी नहीं है, ठीक है। कहीं पे आप घर देखते होगे, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, फिर यहाँ से सब कुछ छूटा हुआ है, फिर यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ऐसे में। पल्ली बस्ती, पल्ली बस्ती छोटी बस्ती होती है। कैसी बस्ती है? छोटी है, जो मुख्य गाँव से अलग बसी होती है, कि मतलब गाँव में नहीं बसी, गाँव से अलग है। इसमें कुछ ही घर होते हैं, मतलब 3-4, और ये अक्सर खेतों या दूर के क्षेत्रों में पाई जाती है। खेतों में जो घर नहीं होते, खेतों में तो बहुत कम घर होते हैं, उसे बोलते हैं पल्ली बस्ती। नगरीय बस्ती वह होती है जहाँ जनसंख्या अधिक होती है। नगरीय बस्ती हमने देखा था, नगरीय बस्ती कहाँ है? जहाँ जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या क्यों अधिक है? क्योंकि वहाँ पे सुख सुविधाएं ज़्यादा होती है और लोग खेती के अलावा, क्योंकि गाँव में तो सबसे ज़्यादा खेती है, ठीक है, लेकिन जो नगरीय बस्ती होती है वहाँ पे इतने खेत नहीं होते। आप शहर में रहोगे तो, शहर में रहते होगे तो आप देखते होगे आसपास खेत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोग फैक्ट्री से रोजगार करते हैं, या स्कूल्स वगैरह पढ़ाते हैं, या जॉब करते हैं, इन सब में है, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। खेती के अलावा व्यापार, उद्योग और अन्य काम करते हैं। इसे शहर या कस्बा भी कहा जाता है। शहर या कस्बा मतलब दोनों एक है, और इसमें क्या है, अन्य काम कर रहे हैं खेती के अलावा। परिक्षिप्त बस्तियां वह बस्तियां हैं जिसमें घर दूर दूर अलग स्थानों पर बने होते हैं। लोग एक जगह समूह में नहीं रहते, बल्कि फैले हुए रूप में बसते हैं, कि मतलब एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, मतलब कोई समूह नहीं है कि हम आपसे वास्ता रख रहे हैं, इस टाइप में, ठीक है। समूह है नहीं, जैसे गांव में है, गुच्छित बस्तियों में क्या है, समूह में, समाज से मिला के चलना, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इन सभी प्रकार की बस्तियां इन सभी प्रकार की बस्तियां क्या है, वो स्थान
कि कैसा स्थान है, भूमि की बनावट कैसी, जलवायु की, पीने के लिए पानी है, रहने वगैरह के लिए पानी है, और लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बसती है। नगर में जैसे ज़्यादा बसे होते हैं, ठीक है। अब जिसको खेती करना है तो वो तो गाँव में बसना चाहेगा, जिसे काफ़ी कुछ करना है, जैसे अन्य काम करने, खेती नहीं पसंद तो वो शहर में ज़्यादा रहना पसंद करेगा। जिसे सुख सुविधा चाहिए वो शहर में जाते हैं। ऐसे जिसे समूह में रहना पसंद है वो ज़्यादा गाँव की ओर अट्रैक्ट होता है, ऐसा है। भारत में नगरीकरण, एक मिनट, नगरीकरण का अर्थ है गाँवों से शहरों की ओर संख्या का बढ़ना। जैसे गाँव है, और देखना काफ़ी लोग गाँव से शहर में आ रहे हैं, ये शहर है, काफ़ी लोग गांव से शहर में ही आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ कम सुख सुविधा है, ठीक है। रोजगार, शिक्षा के अवसर, स्कूल्स वगैरह काफ़ी दूर है, हॉस्पिटल्स वगैरह काफ़ी दूर है। अगर आप बहुत बीमार पड़ जाओ, हॉस्पिटल आपके गाँव के बाहर है, तो कैसे जाओगे आधी रात में, ठीक है। अगर और यही अगर हॉस्पिटल पास है तो आप तो जल्दी चले जाओगे, ठीक है। जनसंख्या का बढ़ना और शहरों का विस्तार हो रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं होना। जब लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए शहर में बसने लगते हैं तो उसे नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण किसे कहते हैं कि जिसके अंदर जो लोग हैं वो गांव से नगर में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप गांव में इतना रहना वो नहीं करोगे क्योंकि इतनी सुख सुविधाएं नहीं है, रोजगार के अवसर कम है, खेती वगैरह ज़्यादा होती है, शिक्षा काफ़ी दूर स्कूल है, बहुत कम स्कूल है, उतनी अच्छी सुख सुविधाएं ना हो, और बेहतर रोजगार के अवसर वगैरह ज़्यादा होना, और भी जॉब्स वगैरह ज़्यादा होना, ठीक है। भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, काफ़ी लोग गाँव छोड़ के शहर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि लोग खेती की बजाय, ये नहीं है कि बस खेती ही करनी है, और भी काफ़ी काम करने हैं। खेती की बजाय उद्योग, व्यापार और सेवाओं के, मतलब खुद की फैक्ट्री खोलना, ठीक है, व्यापार करना, खुद का बिजनेस चलाना, किसी भी चीज़ में वो बिजनेस हो, है ना, एजुकेशन में हो या कपड़ों में हो, बर्तन में हो, कोई भी बिजनेस चलाना। सेवाएं मतलब जैसे तीर्थक क्रियाकलाप, जैसे डॉक्टर बनना, अध्यापक बनना और वकील बनना, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं और आप उन्हें पैसे दे रहे हैं बदले में। ये काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, काम करना चाहते हैं। शहरों में अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होते हैं, कि काफ़ी अवसर है, ठीक है, रोजगार के लिए। शिक्षा और अस्पताल, एजुकेशन वगैरह, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, यातायात, बिजली, पानी और अन्य आधुनिक सुविधाएं शहरों में अधिक विकसित होती है, इसलिए लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आता भी है। तो इसमें क्या है कि लोग शिक्षा के लिए, कि स्कूल्स अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, ठीक है, हम अच्छा पढ़े। बिजली, क्योंकि गाँव में अगर बारिश हो जाए तो 1-2-3 दिन के लिए बिजली चली जाती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। पानी के लिए, अन्य सुख सुविधा, रोजगार वगैरह के लिए शहरों में आना पसंद करते हैं। औद्योगिकरण ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया, उद्योग मतलब फैक्ट्री वगैरह ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि बहुत लोग जो खेती करना नहीं चाहते वो लोग फैक्ट्री वगैरह में आना चाहते हैं, ठीक है। तो इसने बढ़ावा दिया, जहाँ कारखाने वगैरह बने होते हैं, कारखाना है, यहाँ रोजगार, मजदूर वगैरह जो काम करते हैं, ठीक है, जहाँ कारखाने और उद्योग स्थापित होता है, उद्योग वगैरह होते हैं, वहाँ आसपास शहरों का विकास होने लगता है, कि ये फैक्ट्री है तो यहाँ पे आसपास शहर होंगे, लोग बसना पसंद करेंगे कि यहाँ से हमें रोजगार मिल जाएगा। नगरीकरण के कारण शहरों की जनसंख्या बढ़ती है। शहरों की जनसंख्या मतलब अभी मैंने बताया था कि काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या मतलब इतना याद रखना कि जन मतलब जनता, संख्या मतलब संख्या, ठीक है। शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है जिससे मकान, सड़क, यातायात और साफ सफाई की समस्या भी बढ़ जाती है। कि देखो, अगर जैसे ये घर है ना, यहाँ पे मानो 2 ही लोग हैं तो ये घर इतना गंदा नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे 10 लोग आ जाए तो घर ज़्यादा गंदा होगा, ठीक है। ऐसे ही जब कोई भी शहर या कोई भी जगह जब ज़्यादा लोग रहने लगते हैं तो वहाँ पे साफ सफाई के लिए ज़्यादा होते हैं, मकान ज़्यादा बनने लगते हैं, सड़कें वगैरह ये सब ज़्यादा होती है कि इनकी ज़्यादा साफ सफाई करनी पड़ती है क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं। भारत में नगरीकरण आर्थिक विकास का संकेत माना जाता है। कैसा विकास हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ संतुलित विकास और उचित योजना बनाना भी आवश्यक है, कि संतुलित मतलब बैलेंस चीज़ें हो, कि गाँवों में भी हो, शहरों में भी हो। स्वतंत्रता के बाद भारत में बड़े बड़े महानगरों का तेजी से विकास हुआ है। किसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ है? महानगरों का काफ़ी तेजी से हुआ है, जैसे दिल्ली का हुआ है, मुंबई का हुआ है, कोलकाता का हुआ है, चेन्नई का हुआ है।
इन शहरों में उद्योग, फैक्ट्री वगैरह, व्यापार, बिजनेस वगैरह और सेवाओं का केंद्र विकसित हुआ है। सेवा वगैरह काफ़ी है कि आप डॉक्टर, टीचर, और क्या बोलते हैं, वकील, ये सारी चीज़ें बन के जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, आप सेवाएं देते हैं, सामने वाला आपको पैसा देगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, उस पर भी काफ़ी प्रॉफिट है। आप उद्योग वगैरह कर रहे हैं, ये सब है। सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र के विकास में बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में भी नगरीकरण तेजी से बढ़ा है। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सूचना मतलब सूचना संचार, जैसे आप यहाँ से बातें वहाँ करना, जैसे वो मोबाइल होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, मोबाइल से आपने कॉल करा किसी को और वो कोई भी शहर का हो, कहीं पर भी हो, वो जाके लग गया, ऐसे ही होता है। यही है सूचना प्रौद्योगिकी। और सेवा क्षेत्र मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें जो सेवाएं देते हैं, डॉक्टर्स वगैरह क्या है, वो आपको सेवाएं दे रहे हैं, आप उन्हें पैसे दे रहे हैं। नगरीकरण से लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। नगरीकरण से क्या है, लोग हैं उनका जीवन स्तर सुधरता है, क्योंकि आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, स्कूल्स वगैरह पास है, हॉस्पिटल्स वगैरह पास है, ठीक है। परंतु जो झुग्गी झोपड़ी बनी होती है, प्रदूषण और बेरोजगारी जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है, जिन्हें इतने घर वगैरह नहीं मिल पाते हैं ना, जो काफ़ी गरीब होते हैं, वो क्या है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, प्रदूषण, ज़्यादा लोग हो गए तो प्रदूषित भी काफ़ी होगा शहर, और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्योंकि मानो अब ये फैक्ट्री है, 50 लोग काम करना चाहते हैं, ये 50 लोग थोड़ी काम करेंगे, मानो 10 करे तो 40 तो बेरोजगार हो ही गए ना। ऐसे ही भविष्य में भारत में संतुलित नगरीकरण के लिए छोटे शहरों और कस्बों का विकास करना आवश्यक है, जिससे चीज़ें बैलेंस हो पाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे एक जगह ही आ जाए, है ना, तो यहाँ की तो जनसंख्या ही बढ़ जाएगी, यहाँ पे इतने सारे लोग हो जाएंगे कि बेरोजगारी काफ़ी आ जाएगी। इसलिए क्या है कि छोटे शहर का विकास करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि बड़े शहरों पर अधिक दबाव ना पड़े, जो बड़े शहर है उस पर कम दबाव पड़े, क्योंकि बड़े शहरों में अगर ज़्यादा लोग भी चले गए तो वहाँ बेरोजगारी भी तो होगी। नगरों का प्राकृत्यात्मक वर्गीकरण प्राकृत्यात्मक वर्गीकरण का अर्थ है नगरों को उनके मुख्य कार्य, कोई नगर है उसका मुख्य कार्य जैसे हो गया एजुकेशन, तो इसके हिसाब से बांट दिया, ठीक है। मुख्य कार्य और गतिविधि के आधार पर बांटना, जिस कार्य के लिए नगर प्रसिद्ध होता है उसी के अनुसार उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसका मतलब साफ सीधा ये है, कोई नगर है, वो मानो एजुकेशन में बहुत अच्छा है तो उसे स्कूल्स वगैरह काफ़ी, कोई नगर है जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छी है तो वहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह, ठीक है, ऐसे में है। प्रशासनिक नगर वह नगर होते हैं जहाँ सरकारी कार्यालय, जहाँ सरकारी चीज़ें होती है, जैसे सरकारी कार्यालय, न्यायालय वगैरह होते हैं, प्रशासनिक गतिविधियाँ अधिक होती है। ये नगर शासन और नीति निर्माण के केंद्र होते हैं। नगर शासन हो रहे हो नीति, अब पॉलिटिकल में आप पढ़ते हो ना, नीति, योजना, ये सारी चीज़ें वही है कि यहाँ पे नीतियाँ बनती हैं, नीतियाँ बन रही है, फिर उसका निर्माण किया जाता है, ये सब। औद्योगिक नगर वह नगर होते हैं जहाँ बड़े पैमाने पर कारखाने हैं, लोग काम करते हैं और उद्योग स्थापित होते हैं। औद्योगिकरण काफ़ी है, उद्योग काफ़ी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर आधारित होती है, उद्योग पे आधारित है, ठीक है। व्यापारिक नगर वह नगर होते हैं जहाँ बाजार, थोक व्यापार, मंडियाँ अधिक होती है, जैसे आप मंडियाँ नहीं देखते, सब्जी मंडी, ये नगर वस्तुओं के आदान प्रदान के केंद्र होते हैं। आदान प्रदान, जैसे अब आपको कोई चीज़ बेचनी है पैसे कमाने के लिए, है ना, तो आप खरीदोगे भी तो ही तो बेचोगे। जैसे आप सब्जी मंडी चल जाओ, है ना, आपको आलू बेचना है, लेकिन पहले आप आलू खरीदोगे, तो आलू आप किसी से मानो खरीदे 100 रुपये का, तो आप उसे कैसे बेचोगे, 120 करके बेच दोगे, है ना, ऐसे ही तो बेचा जाता है। तो ऐसे ही है कि आदान प्रदान काफ़ी होता है व्यापारिक नगर में, जहाँ खरीद वगैरह होती है वहाँ पे आदान प्रदान रहेगा ही। शैक्षणिक नगर वह नगर होते हैं जहाँ विद्यालय, महाविद्यालय, मतलब स्कूल्स वगैरह बहुत है, यूनिवर्सिटी वगैरह बहुत है, शोध संसाधन, जहाँ पढ़ाई लिखाई की चीज़ें काफ़ी है, क्योंकि इसमें क्या है कि जहाँ पे जो सी चीज़ अच्छी है उसको उसी चीज़ के लिए बांट दिया, ठीक है। शोध संसाधन मतलब रिसर्च वगैरह के काफ़ी संस्थान है, अधिक
होते हैं जहाँ शिक्षा मुख्य गतिविधि है। एजुकेशन के लिए कोई है तो एजुकेशन के लिए, कोई अगर व्यापार के लिए है तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यापार है। धार्मिक नगर वह नगर होते हैं जहाँ पवित्र स्थल है, जैसे मंदिर मस्जिद, जैसे वृंदावन में जाओ मस्जिद मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। वो केदारनाथ जाइए, है ना, और भी है कितने सारे मंदिर है, गुरुद्वारे, मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सब उन सब के लिए फेमस हो गए, जहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में है, कि काफ़ी श्रद्धा करने वाले व्यक्ति है, ठीक है। क्योंकि आपके मन में जब श्रद्धा होगी तो ही तो आप मंदिर मस्जिद इधर जाओगे, पर आप क्यों जाओगे। परिवहन नगर वह नगर होते हैं जहाँ सड़क है, रेलगाह है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे काफ़ी है, ठीक है। ये यातायात के साधन के मतलब आने जाने के जो संसाधन होते हैं वो सब है। पर्यटन नगर वह होते हैं जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्मारक और सांस्कृतिक महत्व के कारण पर्यटक आते हैं, जैसे लाल किला, ठीक है। आप लाल किला क्या करने के लिए जा सकते हैं, लाल किला देखने के लिए जाएंगे, अच्छा यहाँ पे इतिहास का ये चीज़ है, ऐतिहासिक ही तो है। ताजमहल ऐतिहासिक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्राकृतिक सुंदरता में आती है, जैसे सांस्कृतिक में भी मंदिर आते हैं, ठीक है, कि सांस्कृतिक महत्व है, केदारनाथ वगैरह सांस्कृतिक में आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के लिए आप और भी काफ़ी जगहें हैं, मुझे जगहों का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी जगह है जो काफ़ी सुंदर सुंदर है, ठीक है। वो सब हम देखने के लिए बस जाते हैं। क्या पर्यटन नगर कौन से नगर है जहाँ पे हम देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ इतिहास की चीज़ें हो गई, हमें देख के अच्छा लग रहा है, ठीक है। काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, राजघाट वगैरह देखिए, लाल किला वगैरह देखिए, ये सब है। खनन नगर, एक मिनट, खनन नगर वह नगर होते हैं जहाँ खनिज पदार्थों की खुदाई की जाती है, और अधिकतर लोग खनन कार्य में लगे होते हैं, जहाँ मतलब खोद खोद के कोयला वगैरह लगाया वो निकाला जाता है, जहाँ पे कोयला मिल जाए, या खनन मतलब खनिज पदार्थ, है ना, लोहा, तांबा, कोयला, ये सब। सैन्य नगर वह नगर होते हैं जहाँ सेना की छावनियां या रक्षा से संबंधित गतिविधियां अधिक होती है। ऐसे नगर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे आर्मी वगैरह काफ़ी है, ठीक है, आर्मी वगैरह है, और इसके सुरक्षा के लिए गतिविधियां हो रही है कि इन पे कोई चीज़ें ना कर ले, जैसे बॉर्डर वगैरह होती है ना, वैसे ही। प्रशासनिक नगर, एक मिनट, प्रशासनिक नगर वह नगर होता है जहाँ से देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। कैसा नगर है जहाँ देश, जैसे भारत देश है, उसका शासन चलाया जा रहा है। ऐसे नगरों में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, जैसे न्यायालय वगैरह होते हैं, मंत्रालय होते हैं, और सचिवालय स्थित होते हैं, ठीक है, जहाँ से देश चलाया जा रहा है। यहाँ उच्च अधिकारी, मंत्री, प्रशासनिक कर्मचारी कार्य करते हैं, जहाँ मंत्री, प्रधानमंत्री ये सारे कार्य करते हैं। प्रशासनिक नगर नीतियाँ बनाने, क्योंकि देखो नीतियाँ बनाई जाएगी तो ही तो फिर वो लागू होगी, ठीक है। नीतियाँ बना रहे और उन्हें लागू करने का मुख्य केंद्र होता है, ठीक है। इन नगरों में विधानसभा आ गया, संसद आ गया, न्यायालय आ गया, जैसे महत्वपूर्ण भवन बनाए जाते हैं, न्यायालय में ही सबको न्याय मिलता है, विधानसभा, संसद, ये सारी चीज़ें। प्रशासनिक कार्यों के कारण यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है। यहाँ पे कैसे कार्य हो रहे हैं, प्रशासनिक हो रहे हैं, न्यायालय वगैरह के होते हैं, मंत्री वगैरह के लिए हो रहे हैं, कि मंत्री वगैरह कोई नीति निर्माण हो रही है देश के लिए, जिससे देश चले, तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इन नगरों में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास और विशेष सुविधाएं होती है। सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह होते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधाएं दी जाती है कि रहने खाने के लिए, ठीक है। प्रशासनिक नगर में कानून व्यवस्था जो होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अन्य विभाग सक्रिय रहते हैं, कि कानून जो होता है उसे कोई तोड़ वोड़ ना दे, ठीक है। तो इसके लिए कौन होता है, पुलिस और अन्य विभाग वहाँ पे रहते हैं, कि जो कानून व्यवस्था जो बनती वगैरह है, ये सब के लिए। ये नगर देश या राज्य के राजनीतिक केंद्र गतिविधियों का केंद्र है। ये नगर कैसे है, जहाँ पे राजनीतिक चीज़ें हो रही है, आप राजनीति की देख रहे हैं कि सरकारी कार्यालय है, मंत्रालय है, सचिवालय है, मंत्री है, नीति निर्माण हो रही है, तो कैसे कार्य है, राजनीतिक, प्रशासनिक व राजनीतिक चीज़ें होती है। नई दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण एक प्रमुख प्रशासनिक नगर है। क्यों प्रशासनिक है, क्योंकि भारत की राजधानी है।
शहर और नगर। शहर या नगर वह बड़ी बस्ती होती है जहाँ जनसंख्या अधिक होती है। जनसंख्या मतलब काफ़ी लोग हैं, ठीक है। यहाँ अधिकतर लोग खेती के बजाय व्यापार, उद्योग और सेवाओं में कार्य करते हैं। खेती नहीं कर रहे, ठीक है, उद्योग कर रहे हैं, डॉक्टर, टीचर और वकील या मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक तरह से। शहरों में सड़क, बिजली पानी, अस्पताल, विद्यालय जैसे सुविधाएं ज़्यादा अच्छी विकसित होती है कि इतनी लाइटें नहीं कटती, ठीक है, कि बिजली चली गई, पानी की इतनी सुख सुविधा नहीं है, अस्पताल पास होते, जैसे अगर आप बीमार भी पड़ गए तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। नगर गांव से बड़े होते हैं। नगर क्या है, वो गांव से बड़े होते हैं। गांव इतना है तो नगर बड़ा होगा। और यहाँ जीवन शैली अधिक आधुनिक है, टेक्नोलॉजी बेस होती है। शहरों में बाजार, मॉल, कार्यालय और परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं। कैसे साधन है? मॉल वगैरह है, कार्यालय है, ठीक है, और परिवहन की काफ़ी अच्छी सुख सुविधाएं हैं। वो सड़क वगैरह भी है और मतलब ऑटो वगैरह भी है, ठीक है। यहाँ रोजगार के अवसर अधिक है, कि ये नहीं है कि आप खेती कर रहे हैं, आप कुछ भी रोजगार के लिए जा सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह में लग सकते हैं या अन्य कार्य कर सकते हैं। इसलिए लोग गाँवों से शहरों की ओर आते हैं। नगरों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं गाँवों की तुलना में बेहतर होती है। मैंने बताया था ना, गाँव में जैसे हो सकता है दूर हॉस्पिटल हो या दूर वो स्कूल्स वगैरह हो, ठीक है, लेकिन शहरों में पास होते हैं। नगरों में ऊंची इमारतें और पक्के मकान होते हैं, काफ़ी होते हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण यातायात और प्रदूषण की समस्या भी अधिक होती है। गाँवों में प्रदूषण कम होता है क्योंकि कम लोग होते हैं एक तरह से, ठीक है, वहाँ पे उतनी चीज़ें नहीं है तो वहाँ पे प्रदूषण कम होगा, लेकिन नगरों में ज़्यादा होता है क्योंकि काफ़ी लोग हैं, ठीक है। यातायात वगैरह की वजह से मतलब जो साधन होते हैं, सड़कों वगैरह, जो बस वगैरह चलते हैं, उससे काफ़ी प्रदूषित रहता है नगर। इस प्रकार शहर या नगर विकसित मानव बस्ती का रूप है जहाँ सुविधा और अवसर दोनों अधिक है। जहाँ सुविधा वगैरह, सुख सुविधा काफ़ी अधिक होती है और अवसर वगैरह की अपॉर्चुनिटी सबके पास ज़्यादा है कि आप कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर वह नगर होते हैं जहाँ बड़े बड़े कारखाने और उद्योग होते हैं, जहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं और लोग काम करते हैं। इन नगरों में अधिकतर लोग उद्योग में काम करते हैं, कि औद्योगिक काम किए जाते हैं, जैसे और भी सारी चीज़ें नहीं होती कि दोबारा से जो चीज़ें वगैरह बनाई जाती है, इस टाइप में। यहाँ कच्चे माल को तैयार किया जाता है, जो कच्चे माल होते हैं वो सब तैयार किया जाता है। कच्चे माल को तैयार माल में बदलने का कार्य होता है। उद्योग के कारण रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, कि उद्योग वगैरह है तो रोजगार के अवसर अधिक है। ऐसे नगरों की श्रमिक मतलब मजदूरों की संख्या अधिक होती है, कि ये उद्योग की फैक्ट्री आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है? मजदूरी कर रहा है, ठीक है, श्रमिक की संख्या अधिक होती है। उद्योग के कारण यहाँ परिवहन क्या, जैसे वो ऑटो वगैरह, ठीक है, और बाजार की सुविधाएं भी विकसित होती है, कि बाजार वगैरह लगते हैं, क्योंकि पता है यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ लोग हैं, तो वहाँ पे व्यापार, वो क्या बोलते हैं, चीज़ें बिक सकती है, इसलिए बाजार वगैरह विकसित होते हैं। कभी कभी प्रदूषण की समस्या भी अधिक होती है, क्योंकि देखिए ये सड़क है और यहाँ पे इतने जगह फैक्ट्री है और यहाँ लोग हैं, तो क्या होगा, काफ़ी प्रदूषित भी रहेगा। ये नगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। ये जो नगर होता है वो देश की अर्थव्यवस्था, देश में होते हैं ना पैसे वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो मजबूत बनाते हैं। यहाँ मशीन वगैरह, मशीनों से काम वगैरह किया जाता है और तकनीक का अधिक उपयोग हुआ जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती, जैसे कोई माल आया है ना, आप ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं देखे होगे, ट्रांसपोर्ट की बात है ये, जैसे कोई माल आया, जैसे तार वगैरह बनाने का माल है, ठीक है, वो तार वगैरह बनाई जाती है, तो ऐसे थोड़ी होते कि ये तार स्टार्टिंग से बन के आती है, नहीं, वो बनाते होगे मशीन वगैरह से, और तो बनाता कौन होगा, मजदूर ही तो बनाते होगे। मजदूर वगैरह जाएंगे, जो भी उनका सामान हो वो मशीन में रखेगी, फिर मशीन बना देगी। ऐसे ही होता है कि मतलब चीज़ें आएगी, फिर सामान बनाया जाएगा, तब उसे बेचा जाता है। उदाहरण के रूप में जमशेदपुर एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, कि औद्योगिक नगर है, कौन है, जमशेदपुर। परिवहन नगर वह नगर होता है जो सड़क, रेल, हवाई, जलमार्ग मतलब नाव वगैरह, और नाव में जहाज नहीं होते जो चलते हैं,
जहाँ से समुद्री व्यापार वगैरह किया जाता है वही होते हैं। और रेल मतलब वो स्टेशन वगैरह, वहाँ पे रेलगाड़ी चल रही है। सड़क जहाँ पे ऑटो, बस, साइकिल, बाइक सब चलते हैं। हवाई अड्डे जहाँ एरोप्लेन वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये नगर यातायात मतलब आने जाने की सुविधाएं होता है, उनका मुख्य केंद्र है। यहाँ रेलवे स्टेशन बताए, रेलगाड़ी चलती है, बस अड्डा जहाँ बस मिलती है, ठीक है, बंदरगाह, हवाई अड्डा एरोप्लेन वगैरह। बंदरगाह मतलब जैसे ये समुद्र है, नहीं ये नदी वगैरह, तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उसे बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ नाव वगैरह आके रुकती है। व्यापार और लोगों की आवाजाही इन नगरों में होती है। व्यापार के लिए लोग सबसे ज़्यादा आवाजाही मतलब आना जाना इन नगरों में लगाए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे चीज़ें, यहाँ से आप आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं अपना सामान, तो व्यापार के लिए लोग आते जाते हैं। माल ढुलाई मतलब माल उठाने वगैरह का कार्य जो है वो यहाँ से आसानी से हो जाता है, क्योंकि आसपास के लोग कर देते हैं वहाँ पे जो होते हैं। ये नगर देश के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करते हैं। ये जो नगर है वो देश के विभिन्न भाग को जोड़ रहा है। जैसे मानो कोई समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र हुआ, है ना। अब यहाँ से सामान जा रहा है, आपने कुछ भेजा इस यहाँ के लिए, तो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे लोग आ गए, और वो जब जा रहे इधर के लिए, यहाँ से जा रहे हैं, तो ये जो समुद्र है वो ये दो देश को जोड़ रहा है एक तरह से, क्योंकि सामान तो यहाँ से वहां से पहुंच जाएगा। तो ये जो परिवहन नगर है और यहाँ का जो परिवहन नगर है, ठीक है, वो ये इन देशों को जोड़ रहा है या इन स्थानों को जोड़ रहा है। जैसे आप देखते होगे नदी के अंदर बैठो, मतलब नदी के अंदर नहीं, मतलब नाव में बैठो नदी में, और को दूसरी जगह लेके चल जाती है ना, नाव वाला वैसे ही है। आप समुद्री जहाज में बैठो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, ऐसे ही। तो लोगों की आवाजाही लगी रहती है। परिवहन सुविधा के कारण इनका विकास तेजी से होता है, कि परिवहन के काफ़ी अच्छे परिवहन होते हैं, रेलगाड़ी वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इनका विकास इसलिए काफ़ी तेजी से होता है। यहाँ गोदाम परिवहन कंपनियाँ अधिक होती हैं, गोदाम वगैरह ज़्यादा है, परिवहन कंपनियाँ की मतलब काफ़ी कंपनियाँ की आवाजाही लगी रहती है। यात्रियों की संख्या अधिक होने से बाजार भी विकसित होते हैं। अब देखिए, अब ये जैसे रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, जो रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पे आप देखना कि कितने दुकानें होती है। क्यों दुकानें होती है? क्योंकि लोग आ रहे हैं, तो वो पक्का यहाँ से सामान तो खरीदेगी ही, इसलिए कि बाजार वगैरह लगे होते हैं। क्यों? पता है सड़क है, वहाँ पे बाजार है, बस अड्डा है, वहाँ पे आपने देखा होगा खाने पीने की चीज़ें काफ़ी लगी रहती, दुकान वगैरह काफ़ी लगे रहते, ठीक है। उदाहरण के रूप में मुंबई एक प्रमुख परिवहन नगर है, कि मतलब रेलगाड़ी वगैरह अच्छी है, बस अड्डा वगैरह अच्छा है, ये सब, ठीक है। खनन नगर, जहाँ से खनिज पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, एक मिनट। खनन नगर वह नगर होते हैं जहाँ खनिज पदार्थों की खुदाई की जाती है, क्योंकि कोई भी पदार्थ है, कोयला है, सोना है, तांबा है, कुछ भी है, ये जमीन के अंदर होगा। ये तो होगा नहीं कि हवा से आ गया, जमीन के अंदर होती है चीज़ें, तो वहाँ से खुदाई करके निकाला जाता है। यहाँ कोयला, लोहा, सोना आदि खनिज पदार्थ निकलते हैं, कि काफ़ी खनिज पदार्थ जमीनों के अंदर से ही निकलते हैं। अधिकतर लोग खनन कार्य में लगे होते हैं, कि खुदाई करने के लिए लगे होते हैं। खनन मतलब खुदाई वुदाई करना। खदानों के आसपास बस्तियां बसी होती है, यहाँ पे बस्तियां बसी होती है। अब मानो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे बहुत लोहा है या सोना है, तो कितने लोग वहाँ बसना चाहेंगे, ठीक है। इन नगरों की अर्थव्यवस्था खनिजों पर आधारित है। नगरों की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित हो रही है? खनिजों पे। यहाँ की कोयला, लोहा, क्योंकि वो निकालेगी और उसे बेच देगी, फिर जितने का बेचेगा उतने पैसे आ जाएंगे उन पे, उन सब चीज़ें करेगी। यहाँ श्रमिकों मतलब मजदूरों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि खुदाई करके कौन निकालेगा? जो मजदूर नहीं है वो तो निकाल सकते ही नहीं, हम लोग तो निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, हम इतने खुदाई थोड़ी कर सकते हैं। तो वहाँ पे श्रमिक मतलब मजदूर वगैरह की संख्या काफ़ी अधिक होती है। खनन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, प्राकृतिक प्रभाव तो पड़ेगा ही। आप जंगल काटो, पेड़ वगैरह काटो, तब भी पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, है ना। अब आप खुदाई कर रहे हो, कोई भी जगह हो गई, जैसे आप पहाड़ के बाहर चले गए, आपको पता चला यहाँ पे सोना है, आप खोदना स्टार्ट कर दिया। आप तो नहीं खोदोगे, जैसे मजदूर खोद रहा है, तो नुकसान तो है ही ना पर्यावरण का, तो वही है। खनिज उद्योग से संबंधित कारखाने भी यहाँ स्थापित होते हैं। जैसे यहाँ पे लोहा ज़्यादा पाया जाता है, तो लोहा का कारखाना होगा, ठीक है, यहाँ पे
ऐसे ही ऐसे नगरों का विकास खनिज संसाधनों पर अधिक होता है। नगरों का विकास कैसे हो रहा है? खनिज संसाधनों पे, जो कोयला वगैरह निकल रहा है ऐसे संसाधनों पे अधिक होता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, कोई एक रेलगाड़ी होगी रेड कलर की, वो कोयला लेके जाती है ना। ऐसे ही ये सारे व्यापार होते हैं इन सब के लिए। उदाहरण के रूप में धनबाद एक प्रमुख खनन नगर है। कौन है? धनबाद। धार्मिक नगर, जहाँ मंदिर मस्जिद ये सारी चीजें काफी होती है। धार्मिक नगर वे नगर होते हैं जो किसी पवित्र स्थल के कारण प्रसिद्ध होते हैं। कोई पवित्र स्थल है ना, जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह होती है, चर्च हो गया, कोई अच्छा मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च जैसे धार्मिक स्थल होते हैं कि लोग आस्था रख रहे हैं। श्रद्धालु मतलब जो यकीन करता है, क्योंकि कोई अगर भगवान पे यकीन नहीं करता तो वो तो यहाँ जाएगा ही नहीं। और सब लोग यकीन करते हैं अपने अपने उस पे, क्या बोलते हैं, अपने अपने इष्ट पे, अपने अपने भगवान पे। तो श्रद्धालु लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। बहुत, तो हमने दादियों को देखा होगा कि हमें बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करनी है, ठीक है, वैष्णो देवी जाना है या कहीं पे भी चर्च वगैरह के लिए, ये सब है। धार्मिक मेलों और त्योहारों का आयोजन होता है। धार्मिक जो मेले लगाए जाते हैं, जो सभा बिठाई जाती है, ये भी इन सब में आता है। इन नगरों की अर्थव्यवस्था तीर्थ यात्रियों पर निर्भर होती है। कैसी अर्थव्यवस्था है? तीर्थ यात्री की कितने लोग जाएंगे, जैसे बालाजी मंदिर, ठीक है, बस होगी, उसकी बस की अर्थव्यवस्था कैसे पे निर्भर हो रही है कि कितने यात्री जाएंगे, उनके जो पैसे, उनसे जो पैसे लिए जाएंगे, उनसे उनकी वो होगी रोजगार वगैरह। यहाँ धर्म से संबंधित गतिविधियां अधिक होती है, जैसे भंडारा वगैरह होना, ठीक है। आप मंदिर गए, भंडारा वगैरह जो होता है वो सब की गतिविधियां ज़्यादा है। गतिविधियां मतलब काम वगैरह करना। धार्मिक शिक्षा और आश्रम भी पाए जाते हैं। धार्मिक शिक्षा, गुरुकुल वगैरह जैसे, या बाबा वगैरह जो शिक्षा दी जाती है, और आश्रम, ठीक है, आश्रम में देखते हो गए आप, गुरु वगैरह रहते हैं, वो सब ज़्यादा होते हैं। यहाँ परंपरा और संस्कृति का विशेष महत्व है कि यहाँ पे काफ़ी परंपराएं है ना, कि हर की संस्कृति अलग है। जैसे भारत की काफ़ी संस्कृति है ना, कोई पंजाबी होगा तो गुरुद्वारे जाएगा, मंदिर जाएगा, मुसलमान मस्जिद जाएगी, क्रिश्चियन चर्च जाएगी। तो हम अपने अपने धर्मशालाएं में जा रहे हैं, अपने अपने होटल में जाएंगे फिर रुकने के लिए, धर्मशालाएं मंदिर वगैरह के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए होती है ये सब। जैसे अब यहाँ पे कोई मंदिर है, जैसे वैष्णो देवी मंदिर है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, है ना। यहाँ कोई होटल है तो आप होटल में ही तो रुकेंगे और सुबह के टाइम मंदिर जाएगी, यही सब है। उदाहरण के रूप में वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है। कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक नगर है? वाराणसी। छावनी, छावनी नगर, छावनी नगर वह होते जहाँ सेना की छावनी स्थिति होती, छावनी स्थित होती है कि मतलब सेना की देखभाल वगैरह के लिए। यहाँ सैनिक का प्रशिक्षण और निवास होता है। यहाँ पे सेना वगैरह होती है, ठीक है। प्रशिक्षण मतलब एक तरह से जो चीज़ें सिखाई विखाई जाती है, होता है ना, आर्मियों की जो ट्रेनिंग होती है वो सब। देश की सुरक्षा से संबंधित गतिविधियाँ होती है। सेना क्या है? वो देश की सुरक्षा करती है, ठीक है। अगर बॉर्डर पे हमारी सेना ना हो तो कभी भी हम पे अटैक हो सकता है और हम मर सकते हैं। तो ये देश की सुरक्षा के लिए होता है। तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त होती है, काफ़ी सख्त होती है सुरक्षा व्यवस्था आर्मियों के लिए। सेना के कार्यालय, जो सेना के जो कार्यालय होते हैं और प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह के जो केंद्र होते हैं वो पाए जाते हैं और उनके कार्यालय पाए जाते हैं। सैनिकों के परिवार के लिए आवास की व्यवस्था होती है। जो सैनिकों, जो आर्मी में वगैरह जो होते हैं, उनके जो परिवार है, उनके रहने खाने इन सब की व्यवस्था होती है। ऐसे नगरों में अनुशासन, काफ़ी अनुशासित होते हैं। ट्रेनिंग वगैरह का जो होता है और नियमों का पालन सख्ती से किया जाता है कि आपको बोल देंगे कि इतनी दौड़ लगा, सुबह सुबह कितनी भी ठंडी हो तो आपको लगाना पड़ेगा, आप कोई बहाना नहीं कर सकते। यहाँ आम जनता की आवाजाही सीमित हो सकती है, क्यों इतने लोग नहीं जाते वहाँ पे, क्योंकि अगर मानो ये बॉर्डर है और यहाँ से मानो गोलियाँ चल गई, आर्मी वगैरह तो उनको तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन कोई नॉर्मल इंसान है वो तो लड़ पाएगा नहीं, वो तो वहीं मर जाएगा। तो इसलिए आम जो जनता होती है वो इतनी वहाँ पे आवाजाही मतलब इतना नहीं जा सकते। रक्षा से संबंधित सुविधाएं यहाँ विकसित होती है कि रक्षा के लिए काफ़ी सुविधाएं विकसित होती है। उदाहरण के रूप में अम्बाला एक प्रमुख छावनी नगर है। कौन है? अम्बाला। पर्यटन नगर वह नगर होते हैं जहाँ लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक सुंदरता, है ना, राजघाट वगैरह हो गया, और ऐतिहासिक के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, लाल किला वगैरह,
और ताजमहल वगैरह ये सब। पर्यटक यहाँ मनोरंजन और विश्राम के लिए आते हैं कि मनोरंजन देख देख के अच्छा लग रहा है, ठीक है। होटल, गाइड और पर्यटन सेवाएं यहाँ विकसित होते हैं। अब कोई आया है यहाँ पे घूमने के लिए तो यहाँ पे होटल होगा जहाँ पर वो रुकेगा और फिर देखने के लिए जाएगा। इन नगरों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? पर्यटन, कि कौन लोग आ जा रहा है, उससे ही उनका स्रोत वो होता है। जैसे लाल किला वगैरह जाओ या कहीं पर भी जाओ तो उनका मुख्य स्रोत क्या है? जो लोग आते हैं। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले आयोजित होते हैं, मेले वगैरह लगाए जाते हैं कि लोग आए, है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे धर्म वगैरह के लिए चीज़ें करना। पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जो लोग आते जाते हैं उनसे रोजगार के अवसर वहाँ के बढ़ते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ताजमहल वगैरह है, उसके जो आसपास जो दुकानें होगी उनकी रोजगार कहाँ से आ रहा है? उन्हीं पर्यटन से ही तो आ रहा है। जो लोग आ जा रहे हैं वही लोग खरीद रहे हैं। ऐसे नगर साफ सफाई और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध होते हैं कि साफ सफाई काफ़ी अच्छी होगी। जैसे ताजमहल वगैरह में आप जाओ तो काफ़ी अच्छा होगा। स्थानीय जो कला होती है, हस्तशिल्प का विकास होता है, काफ़ी चीज़ें बनी होती है। हस्तशिल्प मतलब हाथ से जो बनाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में जयपुर एक प्रसिद्ध पर्यटन है नगर है, जयपुर में काफ़ी लोग जाते हैं। शैक्षिक नगर वह नगर होता है जहाँ शिक्षा का मुख्य कार्य होता है, जैसे विद्यालय, यूनिवर्सिटी वगैरह, ठीक है, जहाँ से लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे आपको पता चल जाए ये कॉलेज बहुत अच्छा है तो आप गाँव में हो तब भी आना पसंद करोगे कि यहाँ पे पढ़ाई वगैरह अच्छा है। पुस्तकालय, काफ़ी बुक्स वगैरह अच्छी होती है, मतलब रिसर्च वगैरह के लिए काफ़ी चीज़ें पाई जाती है। शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ अधिक होती है कि काफ़ी गतिविधियाँ है शिक्षा से संबंधित, है ना। छात्रावास जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, कोचिंग स्थान काफ़ी अच्छे होते हैं। ट्यूशन जैसे यूपीएससी की तैयारी करनी हो, एसएससी वगैरह की करनी हो, इन सब के लिए यहाँ का वातावरण पढ़ाई के लिए अनुकूल होता है। किसके लिए अनुकूल है? पढ़ाई के लिए। शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या बहुत होती है कि सबसे ज़्यादा शिक्षक ही होंगे कि टीचर्स वगैरह, क्योंकि शिक्षक क्यों हो गया, अब स्टूडेंट तो आ रहे हैं तो शिक्षक भी तो हो गए उन्हें पढ़ाने वगैरह के लिए। ज्ञान और अनुसंधान मतलब रिसर्च वगैरह के लिए उनका विकास होता है, इनका काफ़ी विकास होता है। उदाहरण के रूप में इलाहाबाद एक प्रसिद्ध शैक्षिक नगर है। जो इलाहाबाद है वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, काफ़ी मतलब वहाँ के लोग आपने देखा होगा काफ़ी कुछ करते हैं। और यहाँ पर भी दिल्ली में भी वाणिज्यिक नगर व्यापार वगैरह के लिए। वाणिज्यिक नगर वह नगर होते हैं जहाँ व्यापार और खरीद फरोख्त, खरीद वगैरह, खरीदने वाली चीज़ें का ज़्यादा कार्य होता है। व्यापार वगैरह, बाजार हो रहा है, ठीक है। व्यापारिक केंद्र है कि जैसे आप एजुकेशन में अच्छे हो तो आप अपने टीचिंग चला रहे हो, आपने डॉक्टर की पढ़ाई करी है, ठीक है, उसने अपना वो क्लिनिक खोल लिया, ऐसे में व्यापार। या कोई जैसे बुक का स्टोर खोला हुआ है ना, ये सब के लिए। थोक और खुदरा व्यापार दोनों होते हैं, थोक व्यापार भी और खुदरा व्यापार भी है। बैंक और वित्तीय संस्थान यहाँ अधिक होते हैं। बैंक एसबीआई बैंक और सारे जो बैंक की सुविधाएं होती है वो काफ़ी होती है। और वित्तीय संस्थान, वित्तीय मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी संस्थान होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। व्यापारी वर्ग की संख्या अधिक होती है, ज़्यादातर कौन से लोग हैं? बिजनेस वाले लोग हैं, ठीक है। माल का आयात और निर्यात होता है, कोई भी माल है, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसका आयात मतलब भेजना और लेना काफ़ी होता है, ठीक है। अब आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे आपका ये बिजनेस है, अब आप अब आप किसका बिजनेस कर रहे हो? आप मानो बिजनेस कर रहे हैं, आप बुक्स वगैरह का कर रहे हैं ना, कि आप कॉपी वगैरह बेचते हो। और तो ये कोई बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ से आप कॉपियाँ लेते होगे 200 वगैरह की, है ना। 200 की तो नहीं लेते होगे, ज़्यादा की लेते होगे, लेकिन मैं 200 बहुत छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब आप इनको बेच देते होगे 300 तक में, है ना, एक एक करके ही मानो बेचो। तो यही सब है कि आयात भी हो रहा है, निर्यात भी हो रहा है ना। आप चीज़ें खरीद भी रहे हो, आप चीज़ें बेच भी रहे हो, और उससे आपको ज़्यादा फायदा भी है। बाज़ारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती है। आप बाज़ार जाओ, ठीक है, वो जैसे ये बाज़ार है, यहाँ पे सब्जी मंडी आ गया, सब्जियाँ दाल वगैरह, मसाले वगैरह, ये सारी चीज़ें, है ना। अब फिर आप थोड़ा आगे गए, वहाँ पे कपड़े वगैरह की दुकान मिल जाएगी, स्टेशनरी की दुकान मिल जाएगी आपको, ठीक है। और फिर ब्यूटी पार्लर की भी दुकान मिल जाएगी, फिर खाने पीने की भी दुकान मिल जाएगी, तो काफ़ी वस्तुएं उपलब्ध है। व्यापार के कारण इन नगरों का विकास तेजी से होता है। जो ये व्यापार है, जैसे सब्जियाँ वगैरह, ठीक है,
सब्जियां वगैरह, या जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, है ना, सिलाई के लिए भी व्यापार होता है। इन सबों का जब व्यापार होता है, इनसे नगरों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। परिवहन और गोदाम की सुविधा यहाँ विकसित होती है कि परिवहन मतलब सड़क वगैरह अच्छी होगी, ऑटो वगैरह आपको अच्छी मिल जाएगी, है ना, और रेलगाड़ी वगैरह अच्छी होगी, और भी सारी चीज़ें अच्छी होती है यहाँ पे। उदाहरण के रूप में सूरत, गुजरात में ये एक प्रमुख वाणिज्यिक नगर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा मिलती रहे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।